कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, उन्होंने इतनी नफ़रत देखी हुई होती है कि फिर जब उन्हें नफ़रत मिलती है फिर भी वो लोगों को प्रेम ही देते हैं। टेररिस्ट बोला जाना, एंटी नेशनलिस्ट बोला जाना, और ये सारी चीज़ें जब आती हैं पहली पहली बार तो आपको दर्द होता है। उनके कपड़ों पर सवाल उठाया जाना, वो कैसे हैं, कि अरे शरीर तो लड़कों जैसा है, लड़की जैसे क्यों हैं। हमारे कपड़ों पर सवाल उठाए गए, हमारे जेंडर पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठाए गए। इस बैग पे निगाह डालिए, इस पर लिखा है लव प्रेम। ये प्रेम का पैगाम कौन दे रहा है आपको? कैमरे में नज़र आ रहे हैं हर्षित, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल होती हैं तो ट्रोलिंग के साथ होती हैं। तमाम कटाक्ष किए जाते हैं, शकल, सूरत, वेशभूषा, बाल, हर एक चीज़ पर। लेकिन जब हर्षित जैसे ही बोलना शुरू करते हैं उनके मुंह से प्रेम ही निकल रहा होता है। तो हर्षित कैसे देख रहे हैं इस प्रेम के पैगाम को, कैसे पहुंचा रहे हैं आप? यार दोस्त, हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, उन्होंने इतनी नफ़रत देखी हुई होती है कि फिर जब उन्हें नफ़रत मिलती है फिर भी वो लोगों को प्रेम ही देते हैं। और ऐसे बहुत लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल सोनम वांगचुक सर खुद हैं। पूरी दुनिया, मतलब आप देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अब भी नफ़रत फैला रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई हुई है शिक्षा व्यवस्था के लिए और इस देश के भविष्य के लिए, सुधार के लिए, मगर फिर भी लोग नफ़रत फैला रहे हैं। मगर आप उनके पास 2 मिनट के लिए भी जाएंगे तो वो प्रेम से ही बात करेंगे और अभी भी वो उम्मीद ही दिखाएंगे कि उम्मीद है बदलाव होगा और ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव होगा। तो इन्हीं को देख करके मुझे ऐसा लगता है, ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को देखकर हमारे अंदर भी प्रेम आ ही जाता है। पर आसान है क्या कोई इतना नफरत दिखा रहा हो? मैंने तो देखा किस लेवल की ट्रोलिंग हुई आपकी, उज्जवल की। हालांकि महिला होकर हम ये फेस करते हैं अमूमन, तो मैं तो आदी भी हो चुकी हूँ कमेंट में गाली गलौज सुनने की, आप भी हो ही चुके होंगे जिस प्रकार से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्षण तो आता है जब हम टूट जाते हैं। जी होते हैं, बहुत सारे लम्हे ऐसे होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि मैंने नफ़रत बहुत देखा है, बहुत दफ़ा देखा है अलग अलग तरीके से। इस प्रोटेस्ट की ये था कि जब 6 तारीख को सब कुछ हुआ तो एक जो बहुत स्ट्रेंज चीज़ बहुत पहली दफ़ा हुई वो थी कि टेररिस्ट बोला जाना, एंटी नेशनलिस्ट बोला जाना, और ये सारी चीज़ें जब आती हैं पहली पहली बार तो आपको दर्द होता है, क्योंकि हम ऐसे वक्त से आते हैं जहाँ पर ये सारे टर्म्स बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत डरावने हैं, राइट। हमने जिस तरीके से जब हम बच्चे हुआ करते थे और कुछ सालों पहले जब हम ऐसे शब्द सुनते थे तो हम डर जाया करते थे, और यही वाले शब्द जब हमारे ऊपर कोई ऐसे एवं ही बोले दे रहा है, लाइक कुछ भी, कैसे आप अपने पड़ोसी को बोल देते हैं, आप बगल में दोस्त को बोल देते हैं, मतलब कितना नॉर्मलाइज कर दिया गया है इतने बड़े बड़े शब्दों को। और किसने करा है? सरकारें कर रही हैं, जो लोग कैबिनेट्स में बैठे हुए हैं, जो लोग शिक्षा नीतियाँ बना रहे हैं, वो लोग ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ को ऐसे नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं कि अरे ये तो एवं किसी को भी बोल दो उठा के। तो हाँ, मतलब ये चीज़ मुझे थोड़ी ट्रिगर करती है। हर बार जब नफ़रत किसी नए तरीके से आती है आपके पास तो आपको थोड़ा ट्रिगर करती है। अब लेकिन नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग यूज्ड टू ऑफ इट। हाँ, समझ सकते हैं हम, क्योंकि हम भी जिस सोशल मीडिया पे रहते हैं वहाँ केवल तारीफ़ नहीं होती, गाली गलौज भी भरपूर मिलती है। इस वीडियो के नीचे भी मैं देखूंगी तब मुझे पता चलेगा कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि मैंने एक नारा सुना हर्षित, मंच पर एक नारा लगाया गया था, मेरा जेंडर मेरी मर्जी। उस नारे के बाद ट्रोलिंग और बढ़ जाती है। उस नारे से आप अगर समर्थन करते हैं तो क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ और इसमें कोई गलत दो राय नहीं है समर्थन ना करने का। आप खुद समझेंगी, हर एक जेंडर अपने आप में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस लेकर आता है। शिक्षा के मामले में वुमेन जब आती हैं तो अपने अलग चैलेंजेस लेकर आती हैं शिक्षा के, जल्दी शादी हो जाना, पढ़ाई ना दिए जाना, या बाहर शहर में जाकर पढ़ाई ना करने देना। सेम गोज़ टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। जब ट्रांस लोग आते हैं तो अपने अलग स्ट्रगल्स लेकर आते हैं पढ़ाई के मामले में, जिसमें से सबसे ज़्यादा उनके कपड़ों पर सवाल उठाया जाना, वो कैसे हैं, कि अरे शरीर तो लड़कों जैसा है, लड़की जैसे क्यों हैं। ये सारी चीज़ें जो बड़ी अपने आप में ही दिखाती हैं कि शिक्षा की कितनी कमी है। जब आप जेंडर को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको पता होगा कि वो एक ज़रिया होता है खुद के एहसास और फीलिंग्स को सेलिब्रेट करने का। तो वही चीज़ कि अब जो 6 तारीख को हुआ था, 6 तारीख को यहाँ पर भी यही हुआ था कि हमारे कपड़ों पर सवाल उठाए गए, हमारे जेंडर पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठाए गए। तो हमारा कर्तव्य था, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम ये बात को स्टेज पर जाकर एड्रेस करें। एंड थैंकफुली कि मैनेजमेंट ने भी इस बात को समझा और हमने स्टेज पर जाकर इस चीज़ को एड्रेस करा और बहुत बुलंदी के साथ एड्रेस करा था। हमने ट्रांस बिल की भी बात करी थी, हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की भी बात करी थी कि कैसे शिक्षा के मामले में कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। एग्ज़ाम हॉल के पहले ही जाते वक्त ही आपको इतना ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है आपके जेंडर। अपने निजी तौर पे भी ये महसूस किया? मैंने अपने दोस्तों में किया है। जैसे अब उनके पास ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड होता है, फिर भी मेल फीमेल
लाइन के बीच में खड़ा कर दिया जाता है कि आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए घंटों घंटों वेट करा रहे हैं कि आपके लिंक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, सिक्योरिटी चर्चाएं कर रही है। तो आप सोचिए खुद कि कितने, अभी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो अपने एग्ज़ाम हॉल में आधे घंटे लेट पहुंचा है जस्ट बिकॉज उनका सिक्योरिटी चेक इतना लंबा हो गया। कितनी ह्यूमिलिएटिंग बात है। या बच्चा जाकर क्या पेपर देगा। सेम गोज विद जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम। आपको वॉशरूम जाना है, आप रोक कर बैठे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स नहीं है कि तो आप फीमेल में जाने में भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मेल में भी जाने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यूनिसेक्स हो तो शायद ईजी हो जाता है, लेकिन वही कि अगेन चैलेंज। तो हाँ, इन चीज़ों को एड्रेस किया जाना वहाँ से बहुत ज़रूरी था जो हमने करा, ताकि हम अपने स्पेस को रिक्लेम कर सकें, ठीक जैसे हम अभी अपने लोकतांत्रिक अधिकार को रिक्लेम कर रहे हैं। थे अधिकार, मतलब यहाँ पे कोई लड़ाई होनी नहीं चाहिए ऐसी जो हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार है, बट लड़ तो रहे हैं, करना पड़ रहा है ना अपने अधिकारों के लिए। सेम गोज विद, हमें वहाँ पर करना पड़ा, ज़रूरी था किया जाना, क्योंकि हम वो स्पेस को रिक्लेम कर रहे थे। हमें याद दिलाना था सबको कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ मेल और फीमेल्स का ही नहीं होता है, प्रोटेस्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी होता है, उसी हक और हुकूम के साथ जितना हर किसी का यहाँ पर है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन 6 तारीख को हुआ था, जिन लोगों ने ट्रोल करा था, जिन लोगों ने हरास करा था, जिन लोगों ने मीम बनाए थे, वही लोग उलट के दोबारा यही सब करने लगे जब हमने वहाँ पर एड्रेस कर दिया। कोई नया नहीं था, कोई नए लोग नहीं थे, यही लोग थे। यही लोग सवाल करने लगे कि क्यों बात करी। पहले हरास भी इन्होंने करा, मोलेस्ट भी इन्होंने करा, फिर जब एड्रेस करा हमने तो सवाल भी इन्होंने करा। तो करते रहे, कब तक करते हैं। अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में। हाँ, वो गाना याद आ जाता है। नहीं बस अच्छा, ठीक है, मुझे ये जान ऊपर आएगा तब समझ में आएगा, नहीं ऐसे नहीं आएगा। जी, बहुत बड़ी कमी भी है कि जब तक दूसरे के साथ हो रहा है, या फिर जैसे इस पूरे मसले पर भी आप देखें, जब 22 छात्र आत्महत्या कर लेते हैं तो आधे से अधिक लोग घरों से नहीं निकलते। उसकी मुख्य वजह यही है कि वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ है। वो ये भूल जाते हैं कि कल को उनके साथ भी ये हो सकता है शायद। इसीलिए मुझे लगता है वो एक अलग डिलेमा में जी रहे हैं। खैर, मुझे ये भी ट्रोलिंग में मैंने देखा कि कहा गया कि ये तो छात्रों का आंदोलन था, नीट वाले मसले पे थे, कॉकरोच और जेनजी जनरेशन थी, तो वहाँ पर उज्जवल, हर्षित जैसे लोगों का क्या काम था। हाँ, मतलब वो सवाल जुड़ा हुआ ही आता है उससे। उनको ये लग रहा था कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रांसजेंडर बच्चे तो पढ़ाई नहीं करते होंगे, या किसी की सेक्सुअलिटी अलग है, वो उसका व्यक्तित्व अलग है, या उसका पहनावा अलग है, तो लोग पढ़ाई नहीं करते होंगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा सबका अधिकार है, हर कोई शिक्षा ग्रहण करता है। और यही अलग अलग मुद्दों को एड्रेस करने की बात और अलग अलग लोगों के यहाँ होने के बाद, यहाँ तो किसान भी आए हैं, यहाँ तो मजदूर भी आए हैं, सैनिक भी आए हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आए हैं, अलग अलग समुदाय से लोग आए हैं। क्यों नहीं आएंगे? हर कोई शिक्षा तो सबका बेसिक है ना, शिक्षा तो मौलिक है, मौलिक अधिकार होता है। तो यहाँ तक कि शुभांकर मिश्रा जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इनने भी सवाल उठाया कि यहाँ पे LGBTQIA का प्रोटेस्ट चल रहा था। व्हाट डज ही मीन? क्या LGBTQIA के प्रोटेस्ट में ही हम जाएंगे? क्या सिर्फ हम प्राइड में ही सीमित रह जाएंगे? क्या शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है क्या इस कम्युनिटी को? ये तो बहुत बड़ा सवाल लेकर आता है उनकी शिक्षा पर कि वो कितने शिक्षित हैं, ये उनकी सोच दिखाती है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो सबसे पहले यहाँ प्रोटेस्ट में आना चाहिए, आगे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन लोग को शिक्षा की, अच्छी शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये जानना है हर्षित, जैसे अब आप लोग सोच रहे होंगे, हर्षित ने एक बहुत अहम सवाल खड़ा भी किया और वाजिब तौर पर हम देखते भी हैं कि लोगों को लगता है ट्रांसजेंडर का क्या काम है, वो तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। तो आपको हर्षित की क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी तो इसलिए मैं याद नहीं कर पाई, इसलिए मुझे लगा सवाल डायरेक्ट मैं हर्षित से ही पूछूंगी। बताइए हर्षित, अभी आप क्या कर रहे हैं? जी ज़रूर। मैं प्री मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ इन पास्ट फ्यू ईयर्स। मैंने कोटा में रहकर, आई वॉज ऑल्सो नीट की तैयारी करना, और मैं कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। बट मेरा सपना था कलाकार बनना, स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट। मैं कविताएं और कहानियाँ लिखता था और मुझे वही पसंद था। मुझे स्टेज और माइक से बहुत प्यार है। तो जब मैं कोटा में था तो आई वॉज सो केज्ड, और मुझे ऐसा लगता था कि अरे कितनी सफोकेटिंग दुनिया हो गई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वज़न मेरे वज़न से ज़्यादा है। मतलब मैं उठा नहीं पा रहा हूँ किताबें, इतना वज़न है। और ये एक फोर्स ड्रीम था क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो लोगों को लगता था कि अरे तो डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा, लाइक दैट। तो लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके 1.5 साल बाद जब मुझसे नहीं हुआ, नीट मैं क्लियर भी नहीं कर पाया, तो मैंने अपने उसको फोर्स ड्रीम को छोड़ा और मैंने अपने सपने को चुना और फिर मैं कलाकार बना। नाउ आई एम फुल टाइम आर्टिस्ट। आई डू, माई पैशन इज़ प्रोफेशन इज़ आर्ट ओनली। मैं कविताएं लिखता हूँ, कविताएं सुनाता हूँ। साथ में मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है फिजियोथेरेपी में, लेकिन खैर मैं डिग्रीज और इन सब में अब यकीन नहीं करता। लेकिन बताइए, क्योंकि आधे से अधिक लोग डिग्री पे अभी भी यकीन रखते हैं, नहीं करना चाहिए, वो एक अभी भी एक बहस का मुद्दा हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप डिग्री बताइए। ठीक है, फिजियोथेरेपी, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी कर रखी है मैंने, और बाकी मे बी मास्टर्स आगे कभी प्लान करेंगे अगर करना होगा तो। लेकिन अब मेरा मन है कि ये भी मैं स्टीरियोटाइप की तरह तोड़ना चाहता हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तब मैं जाके कोई डिग्री लूँ, ऐसे बच्चों के साथ बैठ के स्कूल में और क्लास में।
हालांकि कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है हर्षित की, बातचीत करने के लहजे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश, जो कि अभी भी सोसाइटी में ऐसा होता है कि इंग्लिश आती है या नहीं, तो वो बहुत कॉमन। हाँ, पता नहीं क्यों, मतलब हम भाषाओं से भी लोगों को जज करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है अंग्रेज़ी आती है किसी को तो वो शिक्षित होगा, मगर मेरा यकीन मानिए ये मानना है कि मैंने सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग जो देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो अपने दादियों और नानियों को देखा है। उनके पास कोई डिग्रियाँ नहीं होती, वो लोग हो सकता है सिर्फ स्कूलिंग ही करके आए हों, कुछ चौथी पाँचवीं कक्षा तक पढ़ के आए हों, लेकिन सबसे ज़्यादा शिक्षित हुआ करते थे वो। उनके अंदर इंसानियत हुआ करती थी, वो समझते थे, सम्मान करते थे और नफ़रत नहीं करते थे, नफ़रत के नाम पर बांटते नहीं थे चीज़ों को। मैंने तो अपनी दादी नानियों को ऐसे ही देखा है और मैंने यही सब उनसे सीखा है। तो मेरे लिए शिक्षा के मायने वो हैं। मे बी कोई कैबिनेट में या गद्दियों पर भी जो लोग बैठे हैं, हो सकता है उनके पास डिग्रियाँ ना हो, लेकिन ये शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है जहाँ आप लोगों का सम्मान कर सकें, भारतीयों का सम्मान कर सकें, उनके अधिकारों के लिए लड़ सकें और बात कर सकें। अगर आप इतना कर सकते हैं तो शायद आप असल मायने में शिक्षित हैं। अच्छा, आखिरी और सबसे अहम बात, अब मैं जब आप ये सब देखते हैं हर्षित कि इतना तालमेल सही नहीं है, इतना ऊंच नीच है, इतना भेदभाव आज भी महिलाओं पुरुषों में तो है ही, फिर ट्रांसजेंडर में तो एक्सट्रीम लेवल का हो गया, तो अब जब आप ये देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो क्या लगता है कब तक ये सुधार हो पाएगा? क्योंकि ये मन में तो टटोलता होगा आपके कि आखिरकार सुधार कब होगा। ठीक है, अभी आप जितना मानसिक तौर पे परिपक्व हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे ट्रांसजेंडर वैसे हों या सारे गे LGBT कम्युनिटी के लोग हों, तो उन पे इसका एक्सट्रीम लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने कई सारे मामले, डॉक्यूमेंट्रीज़ पढ़ी जहाँ पर मैंने देखा कि वो लोग आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते हैं अपने जेंडर की वजह से। तो आप समझिए कि कितना बड़ा मसला है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बड़ा आइडेंटिटी को लेकर के बहुत बड़ा वो हो जाता है, क्योंकि पहले ये लड़ाई वो खुद से लड़ते हैं, फिर उसके बाद ये लड़ाई अपने परिवार से लड़ते हैं, फिर ये लड़ाई वो समाज से लड़ते हैं। इस लड़ने में वो जीना ही भूल जाते हैं, ये भी होता है। तो इतनी लंबी लगता है कि मर जाना ज़्यादा आसान है। हाँ, मतलब वेरी सैड, बट हाँ ऐसा बहुत होता है। लेकिन वही मुझे ऐसा लगता है वो सारी बातें आकर के ना यही रुक जाती हैं शिक्षा। मुझे ऐसा लगता है जब शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, अच्छा सुधार होगा, जहाँ पर हमें कॉन्सेंट के बारे में पढ़ाया जाए, जहाँ पे हमें सेक्सुअलिटी के बारे में, जेंडर के बारे में अच्छे से छोटे से ही पढ़ाया जाए, सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाए, रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना भी सिखाया जाए। इससे ना सारे मुद्दे सुलझ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। व्हेन इट कम्स टू वुमेन, लाइक रेप जैसी संख्याएं जो बढ़ती जा रही हैं, शादी के बाद रेप जैसी चीज़ें जो बढ़ती हैं, क्योंकि लोगों को कंसेंट के बारे में नहीं पता होता। मैरिटल रेप या सेम गोज विद ट्रांस कम्युनिटी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं, अभी तक नहीं पता है सेक्स और जेंडर में फ़र्क क्या होता है। तो वही हम कैसे ही फिर एज्यूम कर सकते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट होगी। और इंसानियत तो लोग भूल ही गए हैं कि आप ये भी सोच सकते हैं कि चलो आप कुछ ना देखो, सिर्फ इंसान के तौर पर इंसानियत रखो, लेकिन वो भी लोगों में अब नहीं है। तो शायद शिक्षा ही हो तो एक सुधार आ सकता है। तो ऐसी शिक्षा नीतियों पर सुधार होना चाहिए। हमने अभी देखा NCERT में कैसे 9 से प्रीएम्बल हटा दिया गया। प्रीएम्बल जो इक्विटी और इक्वालिटी के बारे में अच्छे से बता सकता था बच्चों को, उसे हटा दिया गया और इमरजेंसी जैसी चीज़ ला के रख दी गई 9th क्लास में। सोचिए कितना बड़ा सवाल है कि आप बच्चों को नफरत फीड करा सकते हैं, लेकिन जहाँ इक्विटी और इक्वालिटी की बात आती है आप बच्चों को दूर ले जाते हैं। ऐसा चल रहा है शिक्षा व्यवस्था में। तो ये सब बहुत करप्टेड है, ये सब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड शिक्षा व्यवस्था है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं, पैच में वो कट कर लीजिएगा एडिटर साहब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये व्यवस्था शिक्षा से ही सुधरेगी जब बच्चों को बचपन से ही इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से एजुकेट करा जाएगा। और तो हाँ, और बाकी तो यही है कि यार थोड़ा इंसानियत रखिए, थोड़ा भारतीय बनिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में भारतीय होना ही बहुत सौभाग्य की बात होती है, बहुत इंसानियत की पराकाष्ठा होती है। हम ऐसे देश में आते हैं जहाँ प्रेम सिखाया जाता है, हम ऐसे देश में आते हैं जहाँ आप कभी भूखे नहीं सो सकते। जैसे ये प्रोटेस्ट, आप इस प्रोटेस्ट में देखिए कितनी एकता है लोगों में, अलग अलग समुदाय के तबके के लोग कितने दिनों से एक साथ रह रहे हैं। आप यहाँ भूखे नहीं सो सकते। अगर कभी खाना कम पड़ेगा तो आपका दोस्त आपको खाना शेयर कर लेगा। बारिश हो रही होती है तो मैंने देखा है लोगों को टेंट वेंट संभालते हुए, सही करते हुए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक भावना है, उनके अंदर प्रेम है। मगर ये भारत ना हमें बाहर अब दिखाई नहीं देता। अब गांधी याद नहीं आते, यही वाली बात है। हर्षित कह रहे हैं कि प्रेम तो ज़रूरी है ही, लेकिन इन सभी चीज़ों में सुधार तभी हो पाएगा जब अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो शिक्षा नहीं जो केवल किताबी ज्ञान तक सीमित है, वो शिक्षा जो आप सामाजिक तौर पर भी सीखते हैं, वो शिक्षा जिसे आप पारिवारिक तौर पर भी बुनते हैं, वो शिक्षा जहां आप प्रेम को केवल पढ़ते नहीं हैं बल्कि स्वीकार करते हैं और समझते हैं। जब वो शिक्षा मिलने लगेगी तो ये भेदभाव का समापन भी जल्द हो जाएगा। और इसी उम्मीद में भी शायद ये आंदोलन लगातार चल रहा है। हर्षित के तमाम जवाब देने के तरीक़ों के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई कटाक्ष करेगा, लेकिन चलिए
फिर भी अगर आप कटाक्ष कर रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक देश है, आपको पूरा अधिकार है, आपको संविधान इस बात की इजाज़त देता है। आप लोग मुझे अपनी राय स्वतंत्र होकर जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।